नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट एनसीईआरटी या सीटेट ईवीएस के विषय हम लोग पढ़ रहे थे, अर्थात पर्यावरण के विषय हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको पेडोलॉजी यानी कि पर्यावरण की जो शिक्षा शास्त्र है उसको बताया। फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 3, एनसीईआरटी क्लास 4 और अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 को देख रहे हैं, जो कि हमारा वीडियो लगभग अब समाप्त होने को है। फिर इसके बाद हम लोग एक दो एडिशनल क्लासेस जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड और मैप का स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो प्रैक्टिस पेपर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं जहां हम लोगों ने एंड किया था। ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ खासियत बताई थी, जैसे कि एक व्यक्ति था, घूमने गया था, तो वो लद्दाख गया, वहां की खासियत बताई। उसके बाद में वो आपको जम्मू कश्मीर गया, वहां की खासियत मैंने बताई। इसके साथ हमने कई जगहों को देखा, जैसे उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, केरल में आपको मसालों का बगीचा है। ऐसे ऐसे करके हमने कई सारे टर्म्स को देखे, हमने समझा। और आज की वीडियो हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स को चर्चा करेंगे जहां हमने समाप्त किया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा चैप्टर है उसको हम समझते हैं, या जो हमारा टॉपिक है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अब इसमें ठंडी का सीजन है। अगर अभी कभी आप ऐसे मुंह से ऐसे करेंगे तो ऐसे लगता है भाप निकल रही है ना, ऐसे ओ हम लोग शक्तिमान हो गए हैं, मुंह से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। अब ये धुआं निकलता क्यों है या ऐसा होता क्यों है? तो हम चीजों को समझते हैं। जैसे कभी भी अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाप यहां से निकलता है या भाप यहां से ऊपर जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद अगर हम उस भाप पे ऐसे हाथ लगा दें, ऐसे हाथ लगा दें, तो हम देखेंगे हमारा हाथ क्या है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ठंडा। या अगर खाना बन रहा है उस पर कोई थरिया रख दीजिए, कोई आप बर्तन रख दीजिए, कुछ समय बाद आप उठाएंगे तो उस बर्तन में बहुत सारा पानी लगा रहता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवा, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर गति करती है या ऊपर की ओर वो जाती है। वही अगर ठंडी हवा की बात करें, जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडी हवा, वो नीचे की ओर या नीचे की ओर आती है। अब इससे देखिए दो निष्कर्ष निकलता है। पहला, गर्म हवा अगर हल्की है तभी तो ऊपर गई, और ठंडी हवा क्या है? भारी है, जो कि नीचे आई। अर्थात अगर इस कमरे में इस कमरे को गर्म किया जाए, या आप बर्तन को गर्म कीजिए, या फिर आप पानी भर के गर्म कीजिए, तो जो गर्म हवा रहेगी वो तो ऊपर की ओर तेजी से भाग जाएगी, और जो ठंडी हवा रहेगी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी बर्तन में हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो ये भाप ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए इस बर्तन को हमने पतीले से हमने ढक दिया, या किसी बर्तन से हमने ढक दिया, तो जब बाद में हम इस बर्तन को हटाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ बर्तन पे, यहाँ तली में पानी की छोटी छोटी बूंदें लगी होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें लगी होती है। जैसे अब मान लीजिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं या सुबह सुबह कार पे से जा रहे हैं, तो अगर आप कभी आपका फोन गंदा है तो ऐसे करके आप उसको साफ कर दीजिए, साफ हो जाएगा। कैसे? देखिए, हमारे मुंह की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होती है, तो गर्म मुंह की हवाएं जब मोबाइल के शीशे पर या कांच पे पड़ती हैं, कांच पे जब गर्म हवाएं पड़ती हैं, क्योंकि कांच ठंडा है, तो गर्म हवाएं यहाँ पे क्या करेंगी? पानी की बूंदों में बदल जाएंगी या पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगी। फिर उसको हम ऐसे हाथ से साफ कर देंगे। या कांच को साफ करने के लिए भाप का प्रयोग या मुंह की हवा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि मुंह की हवा गर्म होती है। गर्म होने के कारण जब वो शीशे से टकराएगी, शीशा ठंडा होता है, तो संघनन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसके पश्चात गर्म हवा की जो वैल्यू होती है या जो गर्म हवा होती है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है, ठीक है। अर्थात जब हम सांस देकर या हवा से किसी धूमिल कांच को या किसी गंदे कांच को जब हम हवा से फूंकते हैं, उस पे पानी की छोटी छोटी बूंदें कहां से आती हैं? तो ये संघनन की प्रक्रिया है, ठीक है। या आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि जब आप खाना बनाते हो या घर पे या बनता है तो आपने देखा होगा जो पानी का जो बर्तन होता है जिससे हम लोग ढकते हैं सब्जी को या चावल को, तो उसके ऊपर पानी की बूंदें
लग जाती हैं। और ये पानी की बूंदें कैसी लगती हैं? संघनन की प्रक्रिया से। क्लियर? चलिए अब देखिए सांस लेने की बात आई है, तो सांस लेने का संबंध है हमारा जो है हमारी बॉडी से। ठीक है, एक चीज और होती है जैसे हृदय की धड़कन। कभी आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह कानों में ये लगा के सुनते रहते हैं। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को हम स्टेथोस्कोप से नापते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप से हम हृदय के जैसे अगर यहाँ पे लगा देंगे और जो डॉक्टर लोग को लगा कान में सुनते रहते हैं, तो गाना थोड़ी सुनते हैं, वो सुनते हैं हृदय की धड़कन को। उसी के हिसाब से अगर आपकी धड़कन बढ़ी है, घटी है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, वो उसका अंदाजा लगा लेते हैं और आपको दवा उस हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए अब ये सांस वाला टॉपिक होने के बाद में हमें जो समझना है वो चीज को समझते हैं, या हमें जो बिंदु पढ़ने हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति तो सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारे देश के जो थर्ड राष्ट्रपति थे, थर्ड राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली इनको बच्चों से बहुत लगाव था। ठीक है, बच्चों से लगाव होने के कारण ये पेड़ पौधों को भी विशेष ध्यान देते थे, जिसकी वजह से इनका जो है ईवीएस में स्थान बना है। तो हमारे ये तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 के बीच रहा, या 1967 से लेकर 1969 के बीच ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये व्यक्ति बहुत महान है। अब एक कहानी आती है वी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है, देखिए इनका भी बहुत समाज सुधारने में इनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है, जिनके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि वी.आर. अम्बेडकर जी एक बार नाई के यहां गए बाल कटवाने। वो नाई भेड़ के बाल काट रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा हमारे बाल काट दो। तो नाई ने पहले से इनको ऐसे ऊपर से देखा, कहा तुम नीच जाति के हो, हम तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे। तुम्हारे बाल काटने से हमारा जो उस्तरा मतलब होता है हथिया जिसे बाल काटा जाता है, मेरा वो उस्तरा खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो ये आए, इनको रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने कहा ऐसा क्या है, क्या हम इतने गिरे हुए हैं, या हम इस कदर के हैं कि जानवरों से बदतर सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। ये बात इनके दिमाग में चलती रही और दिन रात खटकती रही, और धीरे 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 इनके मन में ये बात आई कि एक दिन मैं इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूंगा, जो कि बाद में इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, या कह लीजिए वो वर्ग जो एकदम समाज से विलग था, उसके लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और इन्होंने अपनी विद्वता से भारत का जो लिखित सबसे बड़ा संविधान है, भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है, उसको बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, लिखने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संविधान को किसने लिखा था, माना क्या, सच्चाई यही है, किसने लिखा था? वी.आर. अम्बेडकर जी ने। जो कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी के रूप में भी मनाते हैं। संविधान दिवस के बारे में बात कहेगा तो 26 नवंबर को। क्लियर? ये हमारा जो संविधान है आपका 2 साल 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। कितने दिन में? 2 साल 11 माह और 18 दिन, इतने दिन में हमारा ये संविधान पूरा बनके तैयार हुआ था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, अब जब ये बन गए मतलब इन्होंने ये नियम बना दिया, जिसकी वजह से अब सोचिए जितना भेदभाव होता था कि लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां काम करेंगी, लड़के पढ़ेंगे, लड़कियों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, तमाम प्रकार की जो कुरीतियां थी, इनके संविधान से या इनके योगदान से बहुत सारी दूरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, संविधान की मदद से हम किसी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं आप तो उसके लिए न्यायालय बना है, उसके लिए पुलिस विभाग बना है जो आपको पकड़ कर दंडित करेगी। उसके बाद में इन्होंने शिक्षा के अधिकार को भी सबके लिए वैल्यूएबल रखा, सबके लिए इन्होंने सीट आरक्षित की। मान लीजिए जैसे बहुत अच्छे लोग हैं या अच्छे घर के लोग हैं, तब के वो
सारी सीटों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। लेकिन इनकी देन है, इतने महान व्यक्ति जिनकी देन है कि उन सीटों पर, कुछ सीटों पे आप कब्जा नहीं कर सकते, वो पिछड़े वर्ग के लिए या दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, जो इनकी देन है। तो ये बहुत महान व्यक्तित्व थे। क्लियर? तो संविधान के जो लेखक थे उसके विषय में आपने जान लिया और चीजें आपने समझ ली। ठीक है, क्योंकि हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पॉलिटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इतना ही इनफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमारा कुछ जगहों के नाम है, जैसे हमसे पूछता है साबरमती आश्रम कहाँ है, तो साबरमती आश्रम आपका, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साबरमती आश्रम से ही गांधी जी निकले थे और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, साबरमती आश्रम आपका कहाँ है? गुजरात में। गांधी जी ने बच्चों के लिए जो योजना, जो शिक्षा व्यवस्था बताई थी वो वर्धा में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक जगह आप और जान लीजिए, शिवाजी टर्मिनल। देखिए, शिवाजी जो टर्मिनल है ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। मतलब ये कुछ जगह है जिसके विषय में आपको जानना है। कभी कभार पूछ लेता है कि शिवाजी टर्मिनल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। टर्मिनल मतलब रेलवे स्टेशन है। वर्धा कहाँ है? वर्धा आपका महाराष्ट्र में है, जो कि महात्मा गांधी जी का वहां पे संबंध देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम का कहाँ है? गुजरात में। क्लियर? चलिए, अच्छा, बात गुजरात की आती है तो गुजराती लोग बड़े कलाकार होते हैं, ये पता है। जो मटका होता है, मेटी, मेटी को ये उल्टा करके खाना बनाते हैं, उल्टा, तो उसको कहा जाता है उधियूं। क्या कहा जाता है? उधियूं। पूछा वो प्रश्न था कि उधियूं क्या है? उधियूं, उधियूं मतलब उल्टा करके, मटके को उल्टा करके खाना बनाना या उल्टे मटके में खाना बनाना, खिचड़ी बनाना की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उधियूं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उधियूं, उधियूं। ठीक है, डामर, देखिए अगला टर्म है डामर या कोल तार। देखिए, डामर या कोल तार, डामर या कोल तार का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। किसमें? सड़क बनाने में डामर या कोल तार का प्रयोग किया जाता है। डामर या कोल तार का जो ये जो ब्लैक ब्लैक होता है, जिसको गर्म हम लोग मतलब बहुत गाढ़ा, बहुत कठोर रहता है, लेकिन उसको गर्म करके पानी जैसा बना करके इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमारा अगला टर्म आता है, या अगले टर्म्स को हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा है किसानों को लेकर के। देखिए, जैसे आप किसान क्या करते हैं? खेती करेंगे, खेती करने के बाद में वो खेतों को खुला छोड़ देते हैं या उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। अगर आप कभी खेत पे जाइए या कभी आपने नोटिस किया होगा, जहां पर केंचुए चलते हैं वहां की मिट्टी बहुत मुलायम होती है। मुलायम कैसे होती है? केंचुए मिट्टी खा करके जब मिट्टी को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो मिट्टी एकदम भुरभुरी, एकदम मुलायम हो जाती है, जो कि फसल के लिए बहुत जबरदस्त है या सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो केंचुए क्या करते हैं? केंचुए केंचुए क्या करते हैं? देखिए, केंचुए मिट्टी को पोली बना देते हैं। पोली मतलब होता है मुलायम, जिसकी वजह से पानी एकदम नीचे तक जाता है और मिट्टी वहां की उपजाऊ बन जाती है। या मोटा मोटा आप कहें कि केंचुए डायरेक्ट हेल्प कर देते हैं, किसकी? डायरेक्ट हेल्प कर देते हैं फार्मर की या किसान की, और जो हेल्पर होता है उसी को तो बोलते हैं क्या? फ्रेंड। ठीक है, तो केंचुओं को, या किसान का मित्र कौन है? केंचुआ। ठीक है, किसान का मित्र कौन है? केंचुआ, या केंचुए किसान के मित्र होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, केंचुआ क्या होते हैं? किसान के मित्र होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टर्म है हमारा जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन। देखिए, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के दौरान, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के दौरान झारखंड में जहां के आपके धोनी जी हैं, झारखंड की एक महिला है सूर्यमणि। क्या नाम था इनका? सूर्यमणि। इनको जंगलों से बहुत लगाव था।
तो जब जंगलों की कटाई हो रही थी, इन्होंने बहुत व्यापक रूप से विरोध किया और इन्होंने कहा कि जंगल काटने का कोई अधिकार आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जंगल में रहने वाले जीव जंतु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ हमारी वन संपदा नष्ट हो जाएगी, हमारी जीविका यहीं चलती है वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको जंगल काटने का कोई अधिकार नहीं है। और इन्होंने कहा तोरंग, ठीक है, तोरंग ये आपका, तोरंग का अर्थ है जंगल, जो कि कुडुक भाषा है। कौन सी भाषा है? कुडुक। और कुडुक भाषा बोली कहां जाती है? झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में कुडुक भाषा का अर्थ है तोरंग और तोरंग का अर्थ होता है जंगल। क्लियर? झारखंड में कुडुक भाषा में तोरांग बोला जाता है जंगल को, या तोरांग का अर्थ है जंगल। ये आप ध्यान रखिएगा। और जब इन्होंने ये कहा कि ये जो हम लोग यहाँ रहते हैं हम लोग का अधिकार है, तो जब यहाँ पे गवर्नमेंट गई उन्होंने कहा कैसे आपका अधिकार है, इन्होंने बहुत विरोध किया। तो फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो आप। इन्होंने कहा चलो ठीक है, 25 साल से आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ जो 25 साल से ज्यादा समय से जंगल में रह रहा है, जंगल उसका। तो कई लोग के पास आधार कार्ड था, मतलब फॉर जोक्स, बट कहने का अर्थ ये है कि सरकार ने नियम बनाया, गवर्नमेंट नियम बनाया कि भाई जंगल में जो भी व्यक्ति 25 साल से जंगल में रहता हो और उसी से अपनी जीविका चला रहा है, उस पर जंगल का अधिकार होगा। या जंगल अधिकार कानून ये बताता है कि हर वो व्यक्ति जो जंगल पर डिपेंडेंट है, खाने पीने से लेकर के तमाम प्रकार की सुविधाओं को, उस पे उसका अधिकार होगा और वो वहां की चीजों का दोहन कर सकता है। अन्यथा और कोई व्यक्ति अगर पेड़ काटते हुए दिख गया तो उसको जेल होनी तय है, ठीक है, जमानत तो नहीं मिलेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कानून कब आया था? 2007 में। तो जंगल अधिकार कानून कब आया? 2007 में। इस कानून के अनुसार वे आदिवासी, वे व्यक्ति या ये वे लोग जो जंगल में 25 साल से रहते हैं उस पे या उनका जंगल पे हक होगा, ये कानून इसको बताता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति जंगल में रहते होंगे, अब जो व्यक्ति या जंगल में रहते हैं वो खाते पीते कैसे होंगे? अब हमेशा फल थोड़ी मिलेगा या हमेशा जानवर थोड़ी मिलेंगे, तो उसके लिए उनको करनी पड़ती है खेती। अब वो खेती कहाँ करेंगे? अब आप खुद बताइए, खेती कहाँ करेंगे? खेती कैसे कर सकते हैं भैया? जो जंगल होंगे, जंगल के जो झाड़ झरकट होंगे, जंगल के जो खर पतवार होंगे, जो खर पतवार होंगे या जो झाड़ियां होंगी, इनको ये काट कर वहीं जला देते हैं, वहीं जला देते हैं और जलाने के बाद फिर वहां पे ये खेती करते हैं। और जब एक जगह पर खेती कर लेते हैं उसके बाद दूसरी जगह की जमीन काटते, मतलब खरपतवार को काटते हैं, फिर वहां खेती करते हैं, यानी कि यहां से ये ट्रांसफर हो गए। तो ऐसी खेती को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। देखिए, स्थानांतरित कृषि वो कृषि है जिसमें जंगल के खरपतवार को काटकर उसी जगह पे जला दिया जाता है और फिर खेती की जाती है। कुछ समय बाद या एक खेती के बाद उस जगह को छोड़ करके अगली जगह पे खेती करते हैं, फिर अगली जगह खेती करते हैं। जब ऐसी 4-5 जगह जाते हैं तो पहली वाली जगह फिर खरपतवार बता देते हैं, फिर उसको काट के कर लेते हैं और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और अपना मस्ती में एकदम झूमते हुए कृषि करते रहते हैं। तो इस खेती को क्या कहते हैं? झूम कृषि भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो झूम खेती या स्थानांतरित खेती, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि दोनों एक ही है, जिसमें जंगल के खरपतवार या झाड़ झरकट को काट करके वहीं जला दिया जाता है, जो खाद का काम करती है। उसके बाद वहां खेती की जाती है, कुछ समय बाद वो जगह छोड़ दी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं झूम कृषि। और जब ये खेती हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है, तो फसल को आराम से डांस करते हुए काटते हैं, जिसको बोलते हैं चेराओ नृत्य। तो चेराओ नृत्य झूम कृषि के दौरान होता है और ये फेमस नृत्य है कहाँ का? मिजोरम का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिजोरम में कौन सी खेती होती है? झूम खेती, स्थानांतरित खेती। मिजोरम में लोग स्थानांतरित खेती या झूम कृषि के दौरान डांस भी करते हैं, जिस डांस का नाम है चेराओ नृत्य, ठीक है। क्या नाम है? चेराओ नृत्य। चलिए।
देखिए आपको एग्जाम में पूछता है, बहुत तगड़ा पूछता है ये, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, चीजों को हम अच्छे से समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे चीजों को हम समझते हैं। देखिए अगले हमारे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए लगभग लगभग हम लोग का ये टॉपिक जो है खत्म हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 5 का है ये हम लोग का पूरा धीरे धीरे हो रहा है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ये थे ऑस्ट्रिया के पादरी। ठीक है, पादरी मतलब होता है पूजा कराने वाला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जैसे प्रत्येक जीव का कुछ लक्षण, या प्रत्येक जीव के कुछ लक्षण होते हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान के 2 हाथ हैं तो अगली पीढ़ी में भी 2 ही हाथ होंगे, या अगर एक परिवार में गोरे लोग हैं तो गोरे ही होंगे। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले उन्होंने चुनाव किया मटर के पौधे, मटर के पौधे का, और लगभग 28,000 पौधों पर प्रयोग करने के बाद में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, या इन्होंने ये बताया कि आनुवंशिकता एक लक्षण है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होने वाले लक्षणों का कारण, या लक्षण किसके कारण होते हैं, वो होता है जीन। ठीक है, तो जीन के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं, और इस नियम को कहा गया आनुवंशिकता का नियम, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, मेंडल का आनुवंशिकता का नियम। इन्होंने 3 नियम दिए, जैसे पहला इन्होंने दिया प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों है ये खास एग्जाम में नहीं था, ये हम लोग का साइकोलॉजी का सेक्शन हो जाएगा पूरा, मतलब बायोलॉजी का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए, मेन आपका यही था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, और इन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर प्रयोग किया, और ये बताया कि जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर कैसे होते हैं, जीन के द्वारा। और उनके इस नियम को क्या कहा गया, आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, चलिए अब जैसे कि कुछ चीजें मैंने आपको बताया, जैसे मलयालम में चाचा को बोलते हैं चिटप्पन, चाची को बोलते हैं कुंजमा, मौसी को बोलते हैं वलियम्मा, नानी को बोलते हैं अम्मामू। ठीक है, ये कुछ नाम मैंने आपको बताए थे। अब यहाँ आपको जाने, जैसे महाराष्ट्र में माँ को कहते हैं आई। ठीक है, आई, आई मतलब माँ, आंख नहीं, आई मतलब माँ। बापू कहते हैं पिताजी को। और यहाँ पे पूरण पोली, पूरण पोली मतलब होता है कि जैसे चने के आटे की बनी मीठी, आपकी ये कह सकते हो कि चने की दाल की बनी मीठी पूरी। ठीक है, या गोली, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो पूरण पोली है तो मैंने आपको बता दिया। अब इस देखिए हम लोगों ने लगभग एनसीईआरटी, अब इस क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। देखिए मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जैसे जैसे ये क्लास चलेगी हम लोग लगभग सब कुछ कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ईवीएस पेडोलॉजी को। ठीक है, या ईवीएस पेडागोजी को। देखिए ईवीएस का जो पेडागोजी का सेक्शन है 15 ठो, उसको हमने देखा। इसमें हमने जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, स्कोप ऑफ ईवीएस, इंपॉर्टेंस ऑफ ईवीएस, फिर हमने लर्निंग प्रिंसिपल पढ़े। लर्निंग प्रिंसिपल के बाद हम लोगों ने एनसीएफ पढ़ा, एनसीएफ 2005 के बारे में थोड़ा बहुत जाना। उसके बाद हम लोगों ने देखिए एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005, ये काफी यूट्यूबर आपको बहुत लंबा लंबा पढ़ा देंगे, लेकिन फालतू आप क्यों दिमाग में भर रहे हो, इन सब को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इन सब से पॉइंट आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आता है, वो हम आपको एक वीडियो में सब पूरा निपटा डालेंगे। ठीक है, तो इन सबको उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए अब एनसीएफ 2005 ने और 2000 ने क्या कहा था ईवीएस के दृष्टिकोण से, वो मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा इतिहास बता दिया है। फिर हम लोगों ने एनसीएफ, हम लोगों ने सीसीई देखा। ठीक है, सीसीई मतलब सतत एवं व्यापक आकलन को हमने देखा। फिर हम लोगों ने इसमें लर्निंग प्रिंसिपल का हम लोग 6 विषय थे, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर दूसरे सेक्शन हम लोगों ने एनसीईआरटी को कवर किया, एनसीईआरटी
एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और ये 5 आज हम लोगों ने इस पूरे सिलेबस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हमें 2 वीडियो और देखनी है। एक वीडियो हम लोगों को निगेटिव और पॉजिटिव पे चर्चा करनी है। निगेटिव और पॉजिटिव से भी आपका 8-10 क्वेश्चन निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसलिए इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। फिर लास्ट में बचता है हमारा मैप। मैप मतलब मैप रीडिंग, जैसे कभी कभार आपसे पूछता है एग्जाम में कि आप यूपी में हैं तो यूपी से महाराष्ट्र किस दिशा में पड़ेगा, या यूपी से दिल्ली किस दिशा में पड़ेगा, पश्चिम बंगाल किस दिशा में पड़ेगा, तमाम प्रकार क्वेश्चन पूछता है। या आपसे पूछता है तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य समुद्र किनारे सटे हुए हैं, कौन हिमालय पर्वत की तरफ है। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपको फिक्स है, पिछले 5-7 साल से लगातार आ रहा है। आपको 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, या एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा। तो इस चीज को भी हम लोग मैप में कवर करेंगे, ठीक है। तो लगभग हम लोग का ईवीएस कवर हो गया है, बस 2-3 वीडियो में हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।